विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने 8वां पाठ प्राकृतिक संसाधन विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में प्राकृतिक संसाधन 8वां पाठ चला रहे थे, जिसमें मित्रों अपने ज़मीन के प्रकार की चर्चा कर रहे थे। अभी दूसरे नंबर पर ज़मीन है लाल ज़मीन, रेड सॉइल। लाल ज़मीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 19% क्षेत्रफल में फैली हुई है। दक्षिण के द्वीपकल्प में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में बुंदेलखंड तक एवं पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में कच्छ तक वह फैली है। राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं भीलवाड़ा जिले में इस प्रकार की ज़मीन दिखाई देती है। इस ज़मीन में फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है तथा वह नीचे जाने पर पीले रंग में बदलता है। इन ज़मीनों में चूना, कंकड़ और कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं। इस ज़मीन में अधिकांशतः मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटाश की कमी दिखाई देती है। मित्रों, इस प्रकार की ज़मीन में बाजरी, कपास, गेहूं, ज्वार, अलसी, मूंगफली, आलू इत्यादि फसलें ली जाती हैं। तीसरे नंबर पर आती है काली ज़मीन, ब्लैक सॉइल। काली अथवा रेगुर ज़मीन भारत के क्षेत्रफल के लगभग 15% क्षेत्रफल में फैली है। इस ज़मीन का उद्भव दक्कन के लावा के बिछने से हुआ है। समग्र महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का कुछ भाग आदि स्थानों पर इस प्रकार की ज़मीन देखने को मिलती है। गुजरात में सूरत, भरूच, डांगी, तापी एवं वडोदरा जिले की ज़मीन इस प्रकार की है। इस ज़मीन के निर्माण में लावयिक चट्टानों और जलवायु की भूमिका मुख्य है। मित्रों, लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रमाण अधिक दिखाई देता है। इसका उपजाऊपन अच्छा माना जाता है। इस ज़मीन की नमी संग्रह शक्ति काफ़ी अधिक है। जब नमी सूख जाती है तब इसमें दरार या भंग बन जाती है। इस प्रकार की ज़मीन में कपास, अलसी, सरसों, मूंगफली, तंबाकू एवं उड़द जैसे दलहन वर्ग की फसलें ली जाती हैं। मित्रों, कपास की फसल के लिए विशेष रूप से अनुकूल होने से इस ज़मीन को कपास की ज़मीन के रूप में भी पहचाना जाता है। अगला है चौथा लेटेराइट या पड़खाऊ ज़मीन। इस ज़मीन का नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर अर्थात ईंट पर से पड़ा है। इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। यह ज़मीन भीगने पर मक्खन की तरह मुलायम और सूखे तब कड़ी बन जाती है। सूखी एवं नमी युक्त जलवायु के परिवर्तन से और सिलिका में पदार्थों के निवारण से इसका निर्माण हुआ है। मित्रों, ये भारतीय द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में विकसित हुई दिखाई देती है। मित्रों, इस प्रकार की ज़मीन में मुख्यतया लौह तत्व, पोटाश और एल्यूमिनियम का प्रमाण अधिक होता है। यह ज़मीन कम उपजाऊ होती है, परंतु इसमें खाद डालकर कपास, धानी, रागी, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, काजू आदि की फसल ली जाती है। इस ज़मीन को पड़खाऊ ज़मीन के रूप में भी पहचाना जाता है। अगला है पांचवा रेगिस्तानी प्रकार की ज़मीन, डेजर्ट सॉइल। यह ज़मीन शुष्क एवं अर्धशुष्क वाली परिस्थिति में होती है। यह ज़मीन रेतीली एवं कम उपजाऊ होती है। इसमें घुलनशील क्षारों का प्रमाण अधिक होता है। इस प्रकार की ज़मीन राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण पंजाब के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। गुजरात में इस प्रकार की ज़मीन कच्छ एवं सौराष्ट्र के कुछ भागों में आई हुई है। सिंचाई की सुविधाओं से इनमें बाजरी, ज्वार की फसल ली जाती है। विद्यार्थी मित्रों, छठा है पर्वतीय ज़मीन, माउंटेन सॉइल। यह ज़मीन हिमालय की घाटियों एवं ढलानों के क्षेत्रों में 2700 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके स्तर पतले एवं अपरिपक्व होते हैं। यह असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर में आई हुई है।
हिमालय की सामान्य ऊंचाई के भागों में देवदार, चीड़ एवं पाइन के वृक्षों वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की जमीन पाई जाती है। मित्रों, सातवां प्रकार है जंगल प्रकार की जमीन, फॉरेस्ट सॉइल। इस प्रकार की जमीन हिमालय के शंकुद्रुम वनों में 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई के बीच तक सह्याद्री, पूर्व घाट एवं मध्य हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में है। वृक्षों के गिरे हुए पत्तों से भू सतह ढकी रहती है। मित्रों, ये पत्ते सड़ने से, सेंद्रीय पदार्थों का प्रमाण बढ़ने से जमीन का ऊपरी स्तर काला बना हुआ होता है, जो जमीन के निचले स्तर की ओर जाने पर नीले या पीले रंग में बदलता है। इस जमीन में चाय, कॉफ़ी, गरम मसाला के अलावा गेहूँ, मक्का, जौ, धान इत्यादि फसलें ली जाती हैं। यह जमीन अत्यधिक मर्यादित क्षेत्रों में है। मित्रों, जमीन के प्रकारों में अगला और अंतिम 8 दलदलीय या पीट प्रकार की जमीन, मार्शे और पीट सॉइल। इस प्रकार की जमीन नमी वाले क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के संचय से विकसित होती है। वर्षा ऋतु में ये जमीन पानी में डूबी रहती है और पानी उतरने पर इसमें धान की कृषि की जाती है। इस जमीन में जैविक पदार्थों एवं क्षारों की बहुलता तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की कमी होती है। ऐसी जमीन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के किनारे वाले भागों, उत्तर बिहार का मध्य भाग एवं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पाई जाती है। इस जमीन का क्षेत्र मर्यादित है। विद्यार्थी मित्रों, अगला पॉइंट आता है जमीन का कटाव। जमीन का कटाव अर्थात जमीन के कणों का गतिशील हवा या पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना। अन्य रूप में कहें तो ऊपरी जमीन के कणों का तेजी से प्राकृतिक कारकों द्वारा अन्यत्र स्थानांतरित हो जाना, यानी चले जाना। यह ऊपरी स्तर बनने में वर्षों लगे हैं। इसके कण भारी वर्षा या तूफानी पवन से कुछ दिनों में धुल जाएं तो कृषि उत्पादन घटता है। इस स्तर की सुरक्षा कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे जमीन का कटाव रोकना चाहिए। मित्रों, यहाँ पर जमीन का कटाव दिया हुआ है चित्र में। जमीन का कटाव रोकने के उपाय। पहला, जमीन पर चराई की प्रवृत्तियों को नियंत्रण में लेना। मित्रों, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है पॉइंट 1 या 2 नंबर का। तो पहला हमने बताया जमीन पर चराई की प्रवृत्तियों को नियंत्रण में लेना। दूसरा, ढलान वाली ज़मीनों में समोच्च रेखीय सीढ़ीनुमा प्रतिरूप में बुआई करना। तीसरा, ऊसर ज़मीन में वृक्ष लगाना। चौथा, पानी के बहाव के चिन्हों तो वहाँ मेड़बंदी करना। पांचवा, पानी का वेग कम करने के लिए ढलान वाले खेतों में गहरी जुताई करनी चाहिए। मित्रों, यहाँ मेड़बंदी, आड़बंद दिया हुआ है। अब अगला पॉइंट आता है मित्रों भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण किस प्रकार किया जाए? तो भूमि संरक्षण अर्थात जमीन का कटाव रोककर जमीन की गुणवत्ता बनाए रखना। जमीन संरक्षण का सीधा संबंध मिट्टी के कणों को अपने मूल स्थान पर बनाए रखने से है। विश्व में विविध स्थलों पर उस स्थान एवं समस्या के अनुरूप उपाय किए जाते हैं। यदि भूमि का संरक्षण ना हो तो उसमें बाढ़ की संभावना बढ़ने से जान माल की सुरक्षा के सामने खतरा उत्पन्न होता है। इस तरह भूमि संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, यहाँ पर भू संरक्षण पद्धतियाँ चित्र के रूप में दी गई हैं। इन्हें बराबर ध्यान से देखिए, इनका अभ्यास कीजिए। अगला और अंतिम पॉइंट इस पाठ का आता है भूमि संरक्षण के उपाय। पहला, वनों के आच्छादन के कारण उसकी जड़ें जमीन के कणों को जकड़े रहती हैं। दूसरा, नदियों की नालिकाओं, कोतर एवं पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करना चाहिए। तीसरा, रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ने वाले पवन को रोकने के लिए वृक्षों की पंक्तियां लगानी चाहिए। वह रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकेगा। अगला है मित्रों, नदियों की बाढ़ को अन्य नदियों में मोड़कर या सूखी नदियों को भरकर अंकुश में लेना चाहिए। अंतिम मुद्दा है अनियंत्रित चराई से
अंतिम पॉइंट है, अनियंत्रित चराई से पहाड़ों की ज़मीन का स्तर ढीला बनता है, उसे रोकना चाहिए। मित्रों, यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत का चित्र दिया हुआ है। क्षितिज समांतर जुताई कैसे की जाती है उसका भी चित्र दिया हुआ है। मित्रों, अगला पॉइंट है मित्रों, क्षितिज समांतर जुताई सीढ़ीनुमा खेत जैसी पद्धतियों को अपनाना चाहिए। अगला पॉइंट, बिन उपजाऊ हुई ज़मीन में पुनः सेंद्रीय पदार्थों को मिलाना चाहिए। मित्रों, निष्कर्ष रूप में उपयुक्त उपाय करने से ज़मीन का संरक्षण किया जा सकता है। ज़मीन का संरक्षण आज की नितांत आवश्यकता है। इसके संरक्षण के लिए सरकार, समाज और लोगों को संयुक्त रूप से प्रयास करने पड़ेंगे। मित्रों, यहाँ पर स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि स्वाध्याय के प्रश्न भी अवश्य कर लीजिए। आपको वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो मित्रों आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।